दोस्तों, आज की यह कहानी है विनोद और सीमा की। विनोद, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, उसे दूर गांव में एक नदी पर पुल बनाने का काम मिला है और वो गांव में रहकर ही काम करवाना चाहता है। उसने अपने घर में चर्चा की और अपने दोनों बच्चों को दादा दादी के पास छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर गांव जाने का फैसला किया। नमस्कार दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट वर्ड एम के चैनल की हॉरर सीरीज के इस नए एपिसोड में। कहीं मत जाइएगा क्योंकि कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसा कि विनोद ने अपनी पत्नी को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर रहने का फैसला किया, तो आज जाने का दिन आया। सीमा और विनोद को लेने एक गाड़ी आई, साथ में मैनेजर था, उसका नाम था रघु। रघु एक ड्राइवर के साथ आया था। सबने मिलकर नाश्ता किया और सामान गाड़ी में डालकर चले गए। ये कंस्ट्रक्शन साइट घर से काफी दूर थी, कुछ 2 घंटे का लंबा रास्ता था। रास्ते में हरी भरी झाड़ियां, खेत और कभी जंगल। सीमा को यह सब देखकर काफी अच्छा लग रहा था। बहुत दिन हुए थे वो बाहर भी नहीं निकली थी। मैनेजर ने वहां के एक जमींदार की हवेली किराए से ली थी, बंद थी तो सस्ते में मिल गई थी। गेट के अंदर जाते ही नंदू और कमला दोनों भागते हुए आए। नंदू यहाँ सफाई का काम करता था और कमला रसोई और घर की सफाई करती थी। वो दोनों हवेली के गेट के पास बने घर में रहते थे। नंदू भागते हुए आया और गाड़ी से सामान निकालकर अंदर ले गया। कमला कुछ सामान हाथ में लेकर सीमा को घर दिखाने ले गई। सीमा को घर बहुत पसंद आया। वैसे भी शहर में रहने वालों को ऐसी जगहों पर बहुत अच्छा लगता है। आते ही विनोद को फोन आया और वो मैनेजर के साथ उसी गाड़ी में बैठकर साइट पर चला गया। यहाँ सीमा पूरा घर देखकर बहुत ही खुश हुई। उसने और कमला ने मिलकर खाना बना लिया था। अब वो शाम को विनोद का इंतजार कर रही थी। विनोद आने के बाद पहले नहाने चला गया और बाद में खाना खाकर बरामदे में नंदू और कमला के साथ आग जलाकर बातें करने लगा। काफी देर बाद सब सोने चले गए। सीमा और कमला की बहुत अच्छे से बनने लगी। नंदू को जैसे बड़ी बहन मिल गई थी, वो भी दीदी करके बुलाने लगा था। ऐसे कुछ 8-10 दिन बाद सीमा ने घर में एक तहखाना ढूंढ लिया। कमला को पूछा तो उसको इस बात की कोई खबर ही नहीं थी, लेकिन कमला ने सीमा को बोला, दीदी, ऐसे पुराने तहखाने में आत्माएं होती है, मैंने टीवी में देखा है। इस पर सीमा जोर से हंस पड़ी। धत पगली, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, चलो देख कर आते हैं। दोनों अंदर गई। वहां बहुत धूल थी, लेकिन काम का कुछ भी सामान नहीं था सिवाय एक के। एक कंगन मिला था पुराने जमाने का। सीमा को बहुत पसंद आया। वो यहाँ के जमींदार की बहू का था, ऐसा कमला ने कहा। कमला ने पहले तो सीमा को रखने से मना किया, लेकिन सीमा की जिद के आगे वो कुछ न कर सकी। उसने वो कंगन सोनार को साफ करवा के सीमा को दे दिया। बस उसी दिन से विनोद और सीमा के जीवन में भूचाल आ गया। विनोद कभी कभी रात को देर से आने लगा था। वहाँ काम जोर शोर से चल रहा था। उसको काम के अलावा अब कुछ सूझ नहीं रहा था। एक बार विनोद को रात को आते हुए देर हो गई थी। उसने सीमा को फोन करके खाना खाकर सोने को कहा। वो जब घर आया तो रात के 12:30 बज रहे थे। नंदू ने गेट खोला और वो जाकर सो गया। घर के अंदर जाते ही विनोद को उसके बाथरूम में से चूड़ियों की आवाज आने लगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फ्रेश होने गया तो वहां कोई नहीं था। बाद में उसने खाना खाया और अपने रूम में चला गया। अंदर जाकर देखा तो सीमा अपनी जगह पर सोई थी। उसने उसे बिना जगाए खुद सो गया, लेकिन अचानक उसकी नींद खुली। उसको दर्द से चिल्लाने की और रोने की आवाज आने लगी। उसने आंख खोली तो सीमा बेड पर नहीं थी। आवाज बाथरूम से ही आ रही थी। देखा कि सीमा वहां नीचे गिरी थी, दर्द से चिल्ला रही थी। विनोद ने उसको उठाकर बेड पर रखा। वो एक हाथ में वही पुराना सा कंगन पहने थी। विनोद को जरा अजीब लगा। सीमा कभी कंगन नहीं पहनती थी। सुबह होने के बाद विनोद ने सीमा से कल के बारे में बात की।
लेकिन सीमा को रात का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो जरा बीमार सी लग रही थी। विनोद ने पूछा, सीमा तुम ठीक हो? डॉक्टर के पास चलना है क्या? सीमा ने ना कहते हुए अपना काम में मन लगाया। दूसरे दिन गांव में बाजार लगता था। विनोद ने कहा, कमला दीदी को बाजार लेकर जाना, उनका मन भी बना रहेगा और तुम्हें भी कुछ चाहिए तो वो दीदी से मंगा लेना, वो तुम्हें खरीद कर दे देगी। कमला ने हंसते हुए हाँ कहा। विनोद अपने काम पर चला गया, लेकिन उसको सीमा का मूड थोड़ा अलग लग रहा था। साइट पर जाकर भी उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो एक जगह बैठकर सोचने लगा कि वो रात को मुझे वहम हुआ था या वो सब सच था। इधर सीमा तैयारी करके कमला के साथ बाजार चली गई। विनोद ने ऑफिस की गाड़ी भेजी थी। नंदू को घर की रखवाली में रखकर गए थे दोनों। सीमा ने गांव का बाजार देखा नहीं था। उसने ढेर सारा सामान खरीदा। कमला के लिए चूड़ी और कुछ कपड़े खरीदे। दोनों ने मिलकर भुनी हुई मूंगफली हाथ में ली और अपनी गाड़ी के लिए इंतजार करने लगे। तभी कमला को कुछ याद आया। दीदी, मैं वो अभी आती हूँ। हमने धनिया तो लिया ही नहीं, उसके बिना खाने में मजा नहीं आएगा ना। मैं लेकर आती हूँ, आप कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो। कमला जैसे ही धनिया लेकर वापस आई, देखा बहुत भीड़ लग रही है। हल्ला हो रहा था। कुछ औरतें जमा होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, कैसी डायन है ये, मेरी बच्ची चुरा रही थी, मारो इसको। कमला को सीमा कहीं नहीं दिखी तो वो पास जाकर देखने लगी। उस औरत के बाल खुले हुए थे, धूल मिट्टी से कपड़े भी गंदे हो गए थे। जब चेहरा सामने आया तो, हे भगवान, दीदी आप, अरे मत मारो इनको, ये हमारी दीदी हैं, बहुत बड़े घर की हैं, दूर हो जाओ। दीदी दीदी, ओ दीदी, क्या हुआ, ये सब आपको क्यों मार रहे हैं? अरे ऐसी औरत को मारना ही चाहिए, मेरी लड़की को अपनी कहकर उठाकर भाग रही थी, एक औरत ने गुस्से से बोला। सीमा अपने मुंह से कुछ बोल रही थी, मेरी बच्ची मुझे दे दो। कमला के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उनकी गाड़ी आई और वो दोनों वहां से घर वापस आए। कमला ने यह बात किसी को नहीं बताई। शाम होते होते सीमा को बहुत बुखार हो गया, लेकिन वो घर में ही रुकी रही। नंदू ने डॉक्टर बुलाकर लाया। उसने दवाई दी और चला गया। विनोद आज जल्दी आया, साथ में खाना भी खाया। सीमा बिल्कुल ठीक थी अब, लेकिन रात को आज भी जब विनोद को दर्द भरी चीखें और चूड़ियों की आवाज आई तो उसने मुड़कर देखा। आज भी सीमा बेड पर नहीं थी, सीमा बाथरूम में थी। लेकिन जब विनोद उसको लेने गया तो सीमा ने एकदम डरावनी आवाज में पलट कर जवाब दिया, हे, दूर हो जा, अगर मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो तेरा खून पी जाऊंगी। उसका ऐसा रूप देखकर विनोद को एकदम से डर लग गया। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने चीखना शुरू किया, नंदू नंदू, जल्दी आओ जल्दी आओ। नंदू और कमला भागते हुए आए। सीमा का वो डरावना रूप देखकर उनकी भी सांस रुक गई। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें खून सी लाल, चेहरा इतना भयानक, उस पर कटने के जलने के निशान। कमला का तू इसमें मत आ, तुझसे और नंदू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे बोलकर सीमा रोने लगी और बेहोश हो गई। कमला यह देखकर एकदम से सुन्न हो गई। वो बाहर भागी। नंदू और विनोद भी साथ में भागे और दरवाजा बंद कर दिया। यह सब क्या है? कमला मुझे कुछ बताओगी? तुम्हें वो अक्का क्यों बोली? विनोद ने जरा गुस्से से बोला। वो वापस आ गई है साहब, वो वापस आ गई है अपना पुराना बदला लेने। मैं बोलूं कि मुझे अक्का कोई दूसरा नहीं बोल सकता, एक वो ही थी, वो ही थी। वो आ गई साहब, अपनी लड़की का मौत का बदला लेने आ गई। वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। कल बाजार में भी दीदी कह रही थी कि मेरी बच्ची मुझे दे दो। ऐसा कहकर कमला रोने लगी। नंदू कमला के पास जाकर बैठ जाता है। विनोद तो पूरा पागल हो चुका था। कमला क्या बोल रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमला ने बताना शुरू किया, साहब ये जो हवेली है ना, वो जमींदार बड़ा निर्दयी आदमी था। उसने अपनी बहू और बेटी को अपने हाथों से मार डाला। हम दोनों गवाह हैं साहब, लेकिन गरीब की कौन सुनता है। डर और गरीबी के कारण हमने अपना मुंह बंद रखा। अब विनोद थोड़ा शांत हो रहा था। कमला आगे बता रही थी, उस जमींदार का एक लड़का था, रौनक नाम का। साहब नाम जैसा उसका स्वभाव था, अपने पिता से और माँ से अलग।
जहां माँ बाप गरीबों को दूर करते, रौनक सबके साथ उठता बैठता। उसका ये स्वभाव घर वालों को बिल्कुल नहीं भाता था। रौनक को शांति पसंद थी। वो एक मजदूर की लड़की थी। वो शादी करना चाहता था। घर वालों के खिलाफ जाकर उसने शांति से शादी कर ली, लेकिन उसके घर वालों ने लोगों के सामने तो ये सह लिया, लेकिन उस बेचारी पर बहुत जुल्म किए साहब। विनोद ने बीच में ही कहा, लेकिन इसमें मेरी सीमा की क्या गलती, उसके साथ ये सब। विनोद बड़ा हैरान था। कमला आगे बताने लगी, हाँ साहब, इसमें सीमा दीदी की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब तो शांति की आत्मा वापस आ गई है साहब, अपना बदला पूरा करने। उस शांति को एक लड़की हुई, बेचारी सारी तकलीफें सहती, लेकिन कभी घर की बात बाहर नहीं जाने दी। रौनक को भी ये सब पता था। उसने अपने माँ बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन हाथापाई में शांति की लड़की बहुत जख्मी हुई। डॉक्टर ना मिलने से बेचारी बच नहीं पाई। साहब, बच्चे का दर्द क्या होता है हमसे पूछो, हमको बच्चा नहीं है, आप नहीं समझोगे। इतना बोलकर कमला रोने लगी। खुद को संभाल कर वो आगे बोलने लगी, अपना बच्चा सामने दम तोड़ दे तो कैसा लगता है साहब। शांति पागल सी हो गई। लेकिन उस जमींदार ने बच्ची की लाश को आपका जहां बाथरूम है ना, वहीं जमीन में गाड़ दिया। शांति ये सब सह नहीं पाई और बेचारी तड़प कर मर गई। कहते हैं ना साहब, जो तड़प कर मरते हैं उनकी रूह भटकती रहती है। रौनक ने भी बाद में आत्महत्या कर ली। उस बेरहम जमींदार ने शांति की लाश को कहीं गायब कर दिया। उसकी लाश किसी को नहीं मिली साहब। ये सब सुनकर विनोद सुन्न सा रह गया। कैसे हैं ये लोग, और अब मैं अपनी बीवी को कैसे बचाऊं, यही सोच में पड़ गया। सुबह होते ही नंदू एक तांत्रिक बाबा को ले आया। उन्होंने इस समस्या का हल बताया। शांति की आत्मा को मुक्ति देने के लिए पहले शांति को कहां गायब किया है वो देखना पड़ेगा। विनोद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। विनोद ऐसे लोगों को ठीक करना जानता था। पुलिस ने जमींदार और उसकी बीवी को नंदू और कमला के बयान पर हिरासत में लिया। शांति को उसने खेत में दफनाया था। उस तांत्रिक ने खेत में खुदाई करवाकर शांति की अस्थियां बाहर निकलवाई। बाद में हवेली में जाकर बाथरूम में खुदाई करवाई। शांति और उसकी बच्ची की अस्थियां साथ में अग्नि के हवाले किया। उन दोनों को मुक्ति मिल चुकी थी। इधर सीमा कमरे में बंद थी। उसको धीरे धीरे होश आ रहा था। शांति की रूह अब सीमा को छोड़ चुकी थी।